गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड धारी व शिक्षाविद ओम प्रकाश कौशल्या टेलर ने हाल ही में बहुचर्चित पुस्तक आखिर बेटियां ही क्यों का प्रकाशन किया है, जो कि अंचल में सुर्खियों में है। इसको लेकर हमारे बदनावर सहयोगी पवन वैष्णव ने वर्ल्ड रिकॉर्ड धारी टेलर से चर्चा की। इस दौरान टेलर ने बताया कि किस प्रकार से बेटियों पर हिंसा को कम किया जा सकता है, नशे के कुप्रभाव से कैसे बचा जा सकता है, सहित सत्ता सरकार की भूमिका पर भी जवाब दिए। इस दौरान कारम डैम घोटाले पर मंत्री दत्ती गांव पर लगने वाले आरोपों को लेकर भी शिक्षाविद टेलर ने बेबाकी से जवाब दिया। देखिए हमारे बदनावर सहयोगी पवन वैष्णव के साथ ये विशेष साक्षात्कार। मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पवन वैष्णव और इस वक्त खास चर्चा में हमारे साथ एक खास शख्सियत ओम प्रकाश कौशल्या भारती टेलर साथ में है। ये साथ में अपनी पुस्तक आखिर बेटियां ही क्यों को लेकर है। आखिर बेटियां ही क्यों एक ऐसी पुस्तक है जो ओम प्रकाश टेलर जी द्वारा लिखित है और पूरे क्षेत्र में ये पुस्तक चर्चा का विषय बनी हुई है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये पुस्तक चर्चा का विषय क्यों बनी हुई है। इन्होंने इस पुस्तक का शीर्षक दिया आखिर बेटियां ही क्यों। गहन शोध किया, रिसर्च किया और उसके बाद प्रमाण स्वरूप इस पुस्तक को इन्होंने लिखा। इस पुस्तक में उन सारे बिंदुओं को सम्मिलित किया जिसके कारण बेटियों को हिंसा के लिए चुन लिया जाता है। सारे अवसादों की जड़ बेटियों को मान लिया जाता है। किस प्रकार से बेटियों पर आरोप गढ़े जाते हैं और किस प्रकार से बेटियों की छवि को नकारात्मक बनाया जाता है। कैसे बेटी की छवि को सकारात्मक बनाया जा सकता है, किस प्रकार से नशे के प्रभाव जीवन को असंतुलित बना देता है, उन सब से बचने के उपाय श्री ओम प्रकाश भारती टेलर ने इस पुस्तक में समावेशित करने का एक सार्थक प्रयास किया है। ओम प्रकाश टेलर जी गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड धारी भी हैं और 24 घंटे इसी विषय पर आखिर बेटियां क्यों हूँ, बेटियों को ही हिंसा के लिए क्यों चुना जाता है, इस पर इन्होंने लगातार 24 घंटे बोला भी था। आइए चर्चा करते हो, परिचय करवाते हैं ओम प्रकाश टेलर जी से। सर, आपने ये जो विषय चुना आखिर बेटियां क्यों, क्या कारण रहा था? क्या मन मस्तिष्क में ऐसे विचार आए थे कि आपने अपने पुस्तक के शीर्षक को नाम दिया आखिर बेटियां ही क्यों? देखिए, जब मैं एक्चुअली एक शिक्षक हूँ, मैं जब पढ़ा रहा था तो मैंने एक बड़ी बात गौर की कि लड़कियाँ जो मेरे पास बहुत सारी पढ़ने आती है, तो पै जब किसी एक लड़की को मोहल्ले में, रास्ते में कहीं छेड़ दिया जाता है, तो मैंने देखा कि पेरेंट्स उस लड़की की क्लासेस बंद करवा देते हैं, कॉलेज बंद करवा देते हैं और वो उनका जो इंटेंशन होता है, वो ये होता है कि हमारी जो इज़्ज़त है इसके कारण खराब हुई। तो मैंने इस टाइटल को दिया कि आखिर बेटियां ही क्यों आपकी परिवार की, इस समाज की इज्जत को अपने कंधे पे ढोए, इतने कोमल कंधों पर वो आपकी इज्जत को क्यों ढोए। एक बेटी के छेड़ने के बाद या उसके साथ कुछ घटना हो जाती है तो परिवार की इज्जत कैसे खराब हो जाती है और क्यों, आखिर क्यों हम हर चीज में बेटियों को टारगेट कर लेते हैं। और इस मुद्दे को टारगेट आने जो ये मेरे मन मस्तिष्क में आया, ये 2012 की कहानी है। आपको पता होगा दिसंबर 2012 में निर्भया एक घटना ऐसी है हिंदुस्तान की जिसमें हर व्यक्ति हिल गया था। तो जब ये घटना हुई थी 16 दिसंबर की रात को, आप बिलीव करेंगे उसके बाद मेरे होश उड़ गए थे। मैंने जब उस पूरी घटना को पढ़ा, समझा, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे कहीं ऐसा तो नहीं ये घटना मेरे साथ हो रही हो। जब हमने पढ़ा कि एक महिला के अंदर रॉड उतार दी जाती है, तो मतलब क्या है ये, कितनी घिनौनी हरकत है। बस उसी चीज़ को मैंने सोचा और मुझे ऐसा फ़ील होने लगा जैसे ये सब चीज़ मेरे साथ हो रही है। 2012 से ये मैंने अभियान शुरू किया लगातार। मैं सबसे पहले मैंने इसके कारणों पे काम किया, समस्या तो थी, उन समस्या के कारणों पे गया, कारणों के उस समाधान को ढूँढा, मैं लगातार काम करता रहा, हर एक छोटे बिंदु पे मैंने काम किया इस बुक के अंदर ताकि मैं लोगों को बता सकूँ कि हम इसे कैसे रोकें। इस पुस्तक को लिखने के बाद या इस पुस्तक को लिखने से पहले आपने फरवरी 2021 में 24 घंटे का एक विश्व रिकॉर्ड बनाया था। क्या परिवर्तन पाते हैं खुद के बीच में, लोगों के बीच में, अपने इस शोध को लेकर आखिर बेटियां क्यों पुस्तक को लेकर? देखो, सबसे पहले तो बताऊँ कि मैं रिकॉर्ड मेरा उद्देश्य नहीं था। मेरा उद्देश्य था पेरेंट्स तक एक ऐसी बात पहुँचाना कि ये घटनाएँ हम पेरेंटिंग के द्वारा रोक सकते हैं। आज हम देखें समाज में तो परवरिश पे कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। परवरिश का मतलब समझते हैं एक महँगा स्कूल, परवरिश का मतलब समझते हैं महँगी ट्यूशन, परवरिश का मतलब समझते हैं कि सारी सुख-सुविधाएँ प्रदान करना। परवरिश का मतलब ये नहीं होता है। ये तो आप उस व्यक्ति को सुविधाएँ दे रहे हैं, परवरिश कहाँ हुई? तो मैं इस 24 घंटे बोलकर मैंने लोगों को जागरूक करने की कोशिश की कि परवरिश जैसी कुछ इस चीज़ें होती है। उसके बाद मुझे यहाँ बहुत सारे पेरेंट्स मिले, उन बहुत सारे पेरेंट्स ने इस पे डिस्कशन भी किया, बहुत परिवारों में परिवर्तन भी आया और आज मैं ये देखता हूँ कि मेरे घर के अंदर मेरी बेटी भी जब इस विषय को देखती है, तो उसके अंदर भी बहुत सारे परिवर्तन आ रहे हैं। जो मेरे आस-पास है, मेरे जो साथी हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, उनके भी परिवार के अंदर स्पेशली परवरिश में ज़रूर परिवर्तन आ रहे हैं। तो मैं ऐसा मान सकता हूँ कि अभी जब से मैंने इस रिकॉर्ड बनाया है और ये बुक लिखी है, लोगों में परिवर्तन आ रहा है। पुस्तक की लगभग हजारों प्रतियां आपने वितरित की है समाज सेवियों में, राजनीतिक लोगों में, प्रतिष्ठित प्रशासनिक अधिकारियों में। किस प्रकार का रिस्पॉन्स लोगों से आपको मिल रहा है?
अभी तक जो हमने वितरित की एक्चुअली मैंने नहीं वितरित की है, आईजी पब्लिक स्कूल एक संस्था है, उन्होंने 1000 पुस्तक के लिए हमको उनकी तरफ से सहायता राशि प्रदान की है, तो उनके साथ हम जाके दे रहे हैं। हमने अभी तक जिन लोगों को पुस्तकें दी हैं, आप भी उसमें शामिल हैं, आपने भी बुक पढ़ी है और बहुत सारे रिव्यू आए हैं। स्पेशली एक व्यक्ति का मैं ज़रूर नाम लेना चाहूँगा, सुनील जी जोशी का, उन्होंने वीडियो बना के भेजा कि सर इस पुस्तक से समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। और भी कई लोगों का मेरे पास में फ़ोन आए हैं, मैसेजेस आए हैं कि सर वास्तव में बुक बहुत अच्छी है और हमको लगता है पढ़ने के बाद कि हमारे मन मस्तिष्क में भी परिवर्तन आने के लिए तैयार है। तो निश्चित तौर पर धीरे-धीरे परिवर्तन आएगा। अचानक नहीं होगा लेकिन ज़रूर कुछ परिवर्तन होगा। आपने इस पुस्तक में एक मुख्य रूप से एक बिंदु को सम्मिलित किया है, जो कि मुद्दे से हटकर तो है, लेकिन मुद्दे से अलग भी नहीं है, नशा। नशा होने से किस प्रकार से अपराध को बढ़ावा मिलता है और नशा नहीं होने से किस प्रकार से अपराधों को रोका जा सकता है। आपने इस पुस्तक में उसको समालोचित करने का प्रयास किया है। किस प्रकार से विश्लेषण किया और क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैंने घरेलू हिंसा पे काम किया, दूसरे नंबर पे नशे पे काम किया, तीसरे नंबर पे मैंने अश्लीलता, पोर्नोग्राफी का पे काम किया। ये जो 3 सब्जेक्ट है, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जो व्यक्ति के मस्तिष्क को हिला देता है। एक व्यक्ति आपके हाथ में मोबाइल है, आपने नशा कर रखा है, रात को 10 के बाद में आपने चाहे शराब पी रखी है, किसी भी प्रकार का आपने नशा किया और आपके हाथ में यदि मोबाइल आता है और कहीं गलती से उसमें कोई अश्लील वीडियो आ जाता है, आप मान के चलिए कि उसके बाद में आपके ब्रेन के जो तार है या ब्रेन की जो वायरिंग है, मान के चलिए कि आप उसके अंदर चले जाएँगे और आपके ब्रेन की ये स्थिति हो सकती है कि आप कोई भी अपराध कर सकते हैं। आप अपने घर के अंदर अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ भी ये कर सकते हैं और आपने देखा होगा कि कई बार फ्रंट पेज की न्यूज़ होती है कि पिता ने अपनी पुत्र के साथ किया, काका ने अपनी भतीजी के साथ किया। ऐसे बहुत सारे हर रोज़ कहीं न कहीं कुछ न कुछ ऐसा हम पढ़ते हैं। क्या कारण है? उसका कारण ही पवन जी नशा है, अश्लीलता है, जिस प्रकार से आज हम मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं। निश्चित तौर पर एक वो क्रांति है, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा दुरुपयोग हो रहा है और इस दुरुपयोग को हमें रोकना होगा, हमें लोगों को बताना होगा, हमें खासकर युवाओं को बताना होगा कि हम कैसे बचें और यही मेरा अभियान है, हम ट्रेनिंग भी दे रहे हैं इस चीज़ की। इस नशा मुक्त बनाने को लेकर प्रशासनिक स्तर पर काफ़ी प्रयास किए जाते हैं, लेकिन इसके बारे में कहा जाता है कि सत्ता सरकार के जो नुमाइंदे होते हैं, जो उनके पट्टे होते हैं, कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि राजनेता को संरक्षण उनको प्राप्त होता है। क्या आप ऐसा मानते हैं कि वास्तविकता में राजनेताओं को संरक्षण प्राप्त होता है और उनके चलते इस प्रकार के नशा के जो व्यवसाय होते हैं, वो आगे बढ़ते हैं? देखिए, ये हमारी एक सामान्य विचारधारा है। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि सबसे पहले एक बात करते हैं, चलो इस चीज़ को हम मान लेते हैं कि सब ये है। लेकिन आप सोचिए नशा बिकता है। अभी रोज़ मैं भी देख रहा हूँ, हर रोज़ आ रहा है कि नशा बिकता है और किसी एक पर्टिकुलर नेता को, किसी व्यक्ति को, किसी अधिकारी को उसके लिए मतलब मान लिया जाता है कि इनके संरक्षण में हो रहा है। आप सोचिए कि नशा क्या है? नशा लोगों की आवश्यकता है। ऐसा हो चुका है कि आवश्यकता बन चुकी है लोगों की। अब आप सोचिए उस आवश्यकता को खत्म कर दिया जाए। माने हमको लोगों को बताना पड़ेगा, हर एक व्यक्ति को समझाना पड़ेगा कि भई ये नशा कितना नुकसानदायक है। तो एक सामान्य व्यक्ति यदि नहीं समझ पा रहा है माँ-बाप के सामने एक बच्चा धीरे-धीरे नशा करने लग जा रहा है, सट्टा खेलने जा रहा है और माँ-बाप को पता ही नहीं चल रहा है। दूसरी चीज़ चलो अधिकारियों तक बात जाती है, कई बार तो ये कंडीशन बन जाती है कि जब एक मैं अभी अधिकारियों से मिलता हूँ, बातें करता हूँ, तो मुझे पता चलता है कि एक अधिकारी जब किसी पे एक्शन लेता है, तो पता चलता है कि उसके आस-पास दूसरे 10 उसी क्षेत्र के 10 लोग चले जाते हैं, उसके अगेंस्ट चले जाते हैं कि बोले नहीं साहब ये आदमी तो ऐसा कर ही नहीं रहा है। यदि इसको हटाना है तो अधिकारी, नेताओं को दोष देने की बजाय हमें देखना पड़ेगा जैसे आप अपना एक गाँव है और उस गाँव के अंदर कितने लोग नशा बेच रहे हैं, आप उन्हें पता कीजिए। आप उनके अगेंस्ट कम से कम थोड़ा तो बोलिए, ये भी तो देशभक्ति है। देशभक्ति का मतलब ये थोड़ी होता है कि आपने तिरंगा ले लिया, जय-जयकार कर दिए या लोगों को आपने लिख दिया कि ये नशे बेचने के लिए ये उत्तराधिकारी है या इसने इसको संरक्षण दे रखा है। आप खरीद क्यों रहे हैं? सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये बेचने वाले को बेचने दिया, आप क्यों खरीद रहे हैं? आपका बच्चा वहाँ तक क्यों पहुँचा है? निश्चित तौर पे आपके बच्चे के अंदर ये कमी थी, वो वहाँ तक पहुँचा है और यदि हम सब मिलकर एक-एक गाँव में एक अभियान चलाएँ अभियान हम चलाएँ और हर एक गाँव का जो प्रतिनिधि है, वो प्रतिनिधि उस गाँव का ध्यान रखें और प्रत्येक व्यक्ति को इसके लिए काम करना पड़ेगा। किसी अधिकारी, किसी नेता के बस की बात नहीं है कि वो नशे को खत्म करे, हम सबको मिलकर करना पड़ेगा। ये सब मैं मानता हूँ। टेलर जी, आप एक राजा प्रेम सिंह दत्तीगांव एकेडमी का संचालन भी करते हैं और उसका जो पूरा व्यय होता है, वो यहाँ के विधायक और औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव जी वहन करते हैं। वो विद्यार्थियों को उत्तम व्यवस्था देने का एक सार्थक प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आप चूँकि उनसे जुड़े हैं, तो यहाँ मेरा एक प्रश्न जायज़ बनता है
कि उन पर एक व्यक्तिगत आरोप-प्रत्यारोपों का दौर शुरू हो गया है। कारम डैम घोटाले में कहीं न कहीं उनकी भूमिका को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति बच्चों के जीवन निर्वहन के लिए, उनकी शिक्षा के लिए निःशुल्क कोचिंग का संचालन कर रहे हैं और जिसमें कि सैकड़ों की संख्या में विद्यार्थी वहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। क्या एक ऐसे व्यक्ति जो शिक्षित है और राजघराने से नाता रखते हैं, वो ऐसे घोटालों में व्याप्त हो सकते हैं? सबसे पहले एक चीज़ बताऊँ, इसलिए नहीं कि मैं उनके साथ जुड़ा हूँ। मैं कारम डैम पर गया हूँ, पूरा दिन खड़ा रहा हूँ। आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप क्या करना, मैं देखो किसी संगठन या किसी अदर की बात नहीं करता हूँ। मैं आपको डायरेक्ट चूँकि आपने राजवर्धन जी के लिए क्वेश्चन पूछा है, तो डायरेक्ट मैं जाता हूँ। आप देखिए जब मीडिया के लोग वहाँ पहुँच रहे थे, तो आप खुद बताइए मुझे कि मीडिया का सामना कौन व्यक्ति कर रहा था? अकेले राजवर्धन सिंह जी दत्तीगांव कर रहे थे। दूसरी चीज़, वो क्षेत्र राजवर्धन सिंह जी दत्तीगांव के अंडर में आता ही नहीं है। दूर-दूर तक उसका उनका कोई लेना-देना नहीं है। तीसरी चीज़, उस व्यक्ति के चरित्र को, उस व्यक्ति के नेचर को यदि आप जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस क्षेत्र के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ के प्रत्येक व्यक्ति के लिए, चाहे वो किसी भी संगठन का हो, किसी भी पार्टी का हो, उस व्यक्ति के विचार बहुत उच्च है, बहुत नेक है। और रही बात इल्ज़ाम लगाने की, बहुत आसान होता है पवन जी इल्ज़ाम लगाना, लेकिन उस इल्ज़ाम को साबित करना गलत होता है, बस पॉसिबल ही नहीं होता है। और कोई भी व्यक्ति ये बता ही नहीं सकता है कि वो वहाँ, आप इल्ज़ाम कुछ भी लगा दीजिए, उन पे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने मीडिया का सामना किया था और जिस कॉन्फिडेंस के साथ उत्तर दिया था, मैं क्या पूरी पब्लिक कह सकती, बदनावर विधानसभा का एक-एक व्यक्ति कह सकता है कि राजवर्धन जी उसका वहाँ के घोटाले से या वहाँ के भ्रष्टाचार से कोई लेना-देना नहीं, दूर-दूर तक। बाकी किसी व्यक्ति का मैं नहीं बोल सकता हूँ, उनकी तो मैं फुल गारंटी दे सकता हूँ, मैं खुद वहाँ रहा हूँ। आम जो दर्शक हैं, आप एक शिक्षाविद भी, एक शोधकर्ता भी हैं, एक लेखक भी हैं। आम सोशल मीडिया का युग है। आम विद्यार्थियों को, आम जनों को, युवाओं को आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो एक संदेश देना चाहूँगा कि प्रत्येक युवा को एक चीज़ ये सोचना पड़ेगी कि सबसे पहले वो ये देखे कि भई ये जो नशा आज चल रहा है, जिसके ऊपर बहुत सारा मीडिया में भी आ रहा है, उसे क्यों ज़रूरत पड़ रही है? उसे क्यों ज़रूरत पड़ रही है कि वो नशा नशा का आदी हो रहा है, चाहे वो किसी भी प्रकार का नशे का आदी हो रहा है। तो सबसे पहले वो बंद करे उस चीज़ को, उसको अपनी आदतों को सुधार करना पड़ेगी। मोबाइल आपके हाथ में है, उस मोबाइल का सदुपयोग करना पड़ेगा। आप दुरुपयोग कर रहे हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम जो सुबह उठते हैं तो रात को सोते हैं या वापस सुबह शुरू करते हैं। माने 24 घंटे में हम लोग ऐसी चीज़ें करते हैं जो कि वास्तव में हमारे जीवन का अभिन्न अंग नहीं है, उनको हम अभिन्न अंग बना चुके हैं। खासकर आप एक किसी भी एक युवा को देखिए, उस युवा के, एक महिला के लिए, एक लड़की के लिए क्या उसके विचार है। मैं ऐसा मानता हूँ कि भई एक महिला, आप एक माँ है, वो भी महिला है, और वहाँ से जब आप घर से बाहर निकलते हैं, तो आपको वही महिला, वही माँ की छवि आपको दूसरी जगह भी दिखाई देनी चाहिए। लेकिन हमारी जो सोच है, हमारी जो थिंकिंग है, हमारी जो मानसिक विकृतियाँ हैं, वो हमें गलत रास्ते पे ले जा रही है। उसका सबसे बड़ा कारण है, हम पहले तो नशे की ओर जाते हैं, दूसरा फिर हम अश्लीलता की ओर जाते हैं, और इन सब में हम लोग इतने उलझे हुए हैं कि आज हमारे विचार अच्छे आते ही नहीं। मेरे पास बहुत सारी काउंसलिंग के लिए आते हैं, और जब मैं उस पे जाता हूँ, काम करता हूँ, तो पता चलता है कि बहुत ही अव्यवस्थित तरीके से हम अपने मस्तिष्क में मानसिक विकृतियों को बिठा रहे हैं, और उसके लिए 1 दिन, 2 दिन नहीं, ये पूर्ण ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए ब्रेन का हमारा, तब जाके हम परिवर्तन ला सकते हैं। तो ये हमारे साथ शिक्षाविद ओम प्रकाश टेलर जी थे, जिन्होंने विभिन्न मुद्दों पर हमसे चर्चा की। मुख्य रूप से इनकी पुस्तक आखिर बेटियाँ ही क्यों को लेकर चर्चा की गई, जिसमें इन्होंने उन सारे बिंदुओं को समावित करने का प्रयास किया है, जिससे बेटियों को हिंसा से बचाया जा सके। बेटियों के लिए हमारे मन में उत्पन्न होने वाले विकारों से बचाव किया जा सके। साथ ही दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु कि किस प्रकार से नशाखोरी से बचा जा सकता है और समाज में सुधार किया जा सकता है। बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल दीजिए हमको इजाज़त, और ओम प्रकाश जी टेलर के इस साक्षात्कार पर क्या है आपकी राय, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। कैमरा पर्सन योगेश बैरागी के साथ बदनावर से पवन वैष्णव।